प्री आईवीएफ प्रेपरेशन और ओवेरियन स्टिमुलेशन के बाद तीसरा स्टेप आता है आईवीएफ का, जो कि होता है एग पिकअप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवम पिकअप की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है और इसमें क्या सावधानियां रखनी होती है। एग पिकअप, जिसको कि TVOR कहा जाता है, यानी ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल या एग पिकअप या ओवम पिकअप, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। ये एक माइनर प्रोसीजर होता है, मुश्किल से 20 मिनट इसमें लगते हैं, लेकिन इसको क्योंकि हम हल्की बेहोशी यानी माइल्ड सिडेशन या शॉर्ट एनेस्थीसिया में करते हैं, इसलिए इसके लिए 6 घंटे खाली पेट होकर आना जरूरी होता है। ये बहुत ही टाइम्ड प्रोसीजर है, मतलब कि जिस समय पे पिकअप निर्धारित किया गया है उसी समय पे पिकअप की प्रक्रिया होनी चाहिए फॉर बेस्ट आउटकम्स। तो टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई थायराइड या बीपी की दवा ले रहे हैं तो, या शुगर की कोई दवा चल रही है, तो सुबह सिप ऑफ वाटर के साथ दवा ली जा सकती है अपने एनेस्थेटिस्ट से डिस्कशन के बाद। पिकअप जिस दिन प्लान्ड होता है उस दिन हस्बैंड को या पार्टनर को भी आकर अपना सीमन का सैंपल देना होता है, क्योंकि फ्रेश सीमन सैंपल से ही हम एम्ब्रियो बनाना प्रेफर करते हैं। और पेशेंट को उस दिन कोई भी परफ्यूम नहीं यूज़ करना होता है। लिपस्टिक, मेकअप, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। नेल पॉलिश भी अवॉइड करनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लैब के अंदर प्रोहिबिटेड होते हैं, और नेल पॉलिश लगाने से हमें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग में मुश्किल आती है, इसलिए आर्टिफिशियल नेल्स और नेल पॉलिश भी अवॉइड करना होता है। कोई भी ज्वेलरी उस दिन पहनना अवॉइड करें तो बेहतर है। पिकअप का जो प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल पेनलेस होता है, क्योंकि इसे एनेस्थीसिया में हम करते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है, उन्हें कुछ भी मेमोरी नहीं रहती है प्रोसीजर की, और जब उन्हें होश आता है तो वो पोस्ट ऑप में यानी अपने कमरे में ही होते हैं। तो प्रोसीजर के दौरान किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं पता चलता है, और इस प्रोसीजर में मुश्किल से 20 मिनट का समय लगता है। और इस प्रक्रिया को हम सोनोग्राफी की गाइडेंस में करते हैं, जिसमें कि हम इंटरनल सोनोग्राफी वाला जो प्रोब रहता है, TVS प्रोब के ऊपर एक नीडल गाइड को फिट करते हैं। उस नीडल गाइड के थ्रू पिकअप नीडल पास होती है। इस नीडल को हम पहले एक ओवरी में इंसर्ट करते हैं और उस ओवरी में से सारे फॉलिकल्स को एस्पिरेट कर लेते हैं। इसी प्रकार फिर हम सेकेंड ओवरी में जाते हैं और उस ओवरी में से सारे फॉलिकल्स को एस्पिरेट कर लेते हैं। तो जब हम फॉलिकल को एस्पिरेट करते हैं तो ट्यूब में वो फ्लूइड इकट्ठा होता है, जिसे हम फॉलिक्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फ्लूइड में ही एग्स भी होते हैं, जिसको कि क्यूमुलस ऊफोरस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, COCs। उस समय एग्स COCs के अंदर नजर आते हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन्हें स्क्रीन करते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें कितने COCs मिले हैं। और इस समय ये बता पाना मुश्किल होता है कि इसमें मैच्योर एग है कि इमैच्योर एग है। COCs को 2 घंटे कल्चर करने के बाद जब डेन्यूट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें मैच्योर एग था या इमैच्योर एग था। पिकअप की प्रक्रिया के बाद पेशेंट को हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, या अगर एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या माइल्ड पेन पता चल सकता है। केवल उस दिन उन्हें रेस्ट करना होता है। नेक्स्ट डे से वो अपना यूजुअल वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ऐसे अलग से पेन किलर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्टिविटी पर, बट भारी वजन उठाना अवॉइड करें तो बेहतर है। और पिकअप की प्रक्रिया के 4 घंटे बाद से पानी पीना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कुछ सॉफ्ट डाइट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर नॉर्मल सब खाना पीना रिज्यूम कर सकते हैं, उठ के चल फिर सकते हैं। उस दिन भी मतलब एनेस्थीसिया का जैसे ही इफेक्ट जाता है 4-5 घंटे में, तो पेशेंट आराम से चल फिर सकते हैं और अपने घर भी जा सकते हैं डिस्चार्ज होके। पिकअप के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको समय से लें, और फिर यूजुअली पिकअप के दिन के 3 दिन बाद, यानी कि जब डे 3 होता है एम्ब्रियो बनने का, उस दिन फिर हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि हमको उनके पिकअप के टाइम पे कितने COCs मिले थे, किस क्वालिटी के एग्स मिले थे, कितने उनमें से फर्ट हुए थे और किस क्वालिटी के कितने एम्ब्रियो हमें मिले हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा यानी कि ट्रांसफ़र का, वो हम फ्रेश ट्रांसफ़र करेंगे या फ्रोज़न ट्रांसफ़र करेंगे, और हम किस प्रकार उनके केस में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून और स्टेप 4 को देखना ना भूलें। थैंक यू।